प्यार के गीतों में मैं तुम्हें गाऊंगा, मैंने दृष्टि बड़ी कर ली है, हर आंखों में तुम्हें सपनों से फहराऊंगा। अरे सूरज जाएगा भी तो कहाँ। ये जितने पैनल के मेंबर्स बैठे हैं, ये हमेशा हमेशा दिए के जैसे जलते रहेंगे। और मैं मानता हूँ कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों नहीं हो, बस एक दिया जो है वो काफी होता है, और ये तो मशाल है अपने आप में। तो अब मैं सूरज को नहीं डूबने दूंगा। देखो मैंने कंधे चौड़े कर लिए हैं, मुट्ठियां मजबूत कर ली हैं, और ढलान पर एड़ियां जमाकर खड़ा होना मैंने सीख लिया है। घबराओ मत। सबसे पहले तो हम आइज़ैक न्यूटन से ये जानना चाहते हैं कि आइज़ैक न्यूटन ये जी बताइए सर। कि आपने इतने दिन तक जो काम किया, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने आज तक जितना भी काम किया है, उसमें आपको क्या लगता है कि जो भारत में सबसे बड़ी बीमारी है जातिवाद, जो महामारी है, इसको ख़त्म करने में रेशनैलिटी सफल हो पाएगी या कोई और विकल्प होगा इसका? जी। जितना मैंने पढ़ा है सर और जितना मैंने अध्ययन किया है और जितना मैंने आस-पास देखा है सर, रैशनैलिटी और साइंटिफिक टेम्परामेंट के बिना जो कास्टिज़्म है, जो जातिवाद है, वो खत्म नहीं हो सकता। क्योंकि जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म भले ही खत्म हो जाएगा। आज भी हम देखते हैं कि जो मॉडर्न इंडिया में जो भी परिवार हम देखते हैं, वो अपने धर्म ग्रंथ नहीं जानते, इवन उनकी जो पूजा पद्धति है, वो भी बदल चुकी है। तो हिंदुइज़्म भले ही खत्म हो जाएगा, पर जातिवाद कहीं न कहीं ज़िंदा रहेगा और ये अन्य धर्मों में भी ये जो है सीपेज मतलब एक बीमारी की तरह ये दूसरे धर्मों में भी जा चुका है। चाहे आप इस्लाम आप ले लीजिए, चाहे आप सिखिज़्म आप लीजिए, किसी न किसी रूप में वहाँ पर भी जातिवाद हमको दिखता है। तो हुँ। भले ही हिंदू धर्म खत्म हो जाए पर ये जातिवाद खत्म नहीं होगा। इसके लिए हमको साइंटिफिक टेम्परामेंट में रहना बड़ा ज़रूरी है और इस जातिवाद की जड़ पे पहुँचना बड़ा ज़रूरी है, कि जातिवाद आया तो आया कैसे? क्योंकि हम ये देखते हैं जो सोसाइटी होती है, उसमें जो चीज़ चल रही है हम उसी को फ़ॉलो करते हुए चले जाते हैं। हमने भी अपने परिवार को देखा, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ। हम जो भी अपनी सोसाइटी में आस-पास देखते हैं, जो जैसे हमारे परिवार हम हमारे अड़ोसी-पड़ोसी जो जैसा अपना दिनचर्या फ़ॉलो करते हैं, तो हम भी उसी दिनचर्या में ढल जाते हैं। हम कभी भी उसकी जड़ में जाने की कोशिश नहीं करते कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हम अपने ही जाति में शादी करते हैं? क्यों हम अपने जातियों के गुट में ही रहते हैं? वो शर्मा का घर है, वो वर्मा का घर है या वो पांडे जी का घर है, उनका क्यों अपना एक अलग से ग्रुप है, हमको वहाँ पर एंट्री क्यों नहीं है? तो ये हम कभी क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, जो एक एक रूढ़ी चली आ रही है, हम उसी पे ही रह जाते हैं। तो इसकी जड़ पे हम कभी नहीं जाते हैं। जब हम इसकी जड़ पे जाएँगे और इस पे जब हम बात करेंगे, तो उसके बाद हम इस पे जब अ, ये कह सकते हैं कि जब हम इस पे बात करेंगे तो सॉल्यूशन भी अपने आप ही निकलेगा, क्योंकि बात करनी बड़ी ज़रूरी है। और जो हमने अपनी हिंदू सोसाइटी में देखा है, यहाँ पर क्वेश्चन करने से बड़ा रोका जाता है, कि आप जो है इस हुँ। पे क्वेश्चन आप नहीं कर सकते क्योंकि ये सदियों पुरानी रूढ़ियाँ चली आ रही है। और जब आपके माता-पिता और उनके माता-पिता ने क्वेश्चन नहीं किया, तो आप कौन होते हैं क्वेश्चन करने वाले? तो इसको तोड़ना बड़ा ज़रूरी है, इसके लिए हमको साइंटिफिक टेम्परामेंट की ओर जाना बड़ा ज़रूरी है और तार्किक होना बड़ा ज़रूरी है। और हमको जो जातिवाद है उसकी जड़ पे जाना बड़ा ज़रूरी है कि ऐसा क्यों है? और तो ये मैंने हुँ। अध्ययन किया है सर कि हम जब तक अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, उसको समझेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि हम बस धर्म के लेंस लगा के हम बैठ के उसको पढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। उसको तार्किक रूप से समझने के लिए हमको साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना बड़ा ज़रूरी है, साइंस पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद ही हम ये जो जातिवाद है इसको हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। ये तो हमारी पुरानी पीढ़ियाँ अब शायद ना कर पाएँ, पर ये ज़िम्मा हमारे ऊपर और हमारे आने वाली पीढ़ियों के ऊपर है कि इस जातियों को खत्म करना है, इस जातिवाद को हुँ। खत्म करना है। तो इसके लिए साइंटिफिक टेम्परामेंट बड़ा ज़रूरी है और जातिवाद की जड़ पे जाना बड़ा ज़रूरी है। ये स्टार्ट कैसे हुआ? जी सर। अच्छा, चलें अब हम अगला क्वेश्चन जो है अमित जी से लेंगे। सबसे पहले तो अमित जी ये बताइए कि आप ये कौन-से चक्की का आटा खाते हैं, जिससे मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं जो आते हैं बहुजन वर्ग को कोई जो गाली-गलौज करने और या फिर कहते हैं कि हम सो कॉल्ड ऊँची जाति से हूँ। तो आपने ऐसी कौन-सी चक्की का आटा खाया है जिससे सबसे ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं? और आपका नाम बड़ा गूंजते रहता है? जी। सर मैंने बिल्कुल उसी चक्की का आटा खाया है, जिस मतलब जिसको दरअसल 2500 साल पहले जिसकी नींव इसी देश में रखी गई थी, वो है सच और तर्क की। तो हुँ, मुझे हुँ। ऐसा लगता है कि जातिवाद जो है ये इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है, और इनकी गालियों वगैरह से तो कोई खास फर्क अपने को पड़ता नहीं सर। मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर मेरे अंदर जुबान है और अगर मैं बोल सकता हूँ कहीं पे भी किसी भी रूप में, मैं अपने वास्तविक जीवन में भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता हूँ, तो मुझे इसके खिलाफ बोलना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ सर कि जो
सोसाइटी जिसमें दमन का चक्र चलता रहता है, वहां पे पहली चीज बंद हो जाती है, उसको कहते हैं संवाद। हम एक दूसरे से संवाद नहीं करते, और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जो सो कॉल्ड सवर्ण वर्ग के लोग आते हैं, वो आपको अक्सर बोलेंगे जातिवाद तो है ही नहीं भारत में, क्योंकि देखिए उनके साथ होता नहीं है, पहली चीज। और दूसरी बात ये है कि वो जब किसी दूसरे के साथ करते हैं तो वो ये चाहते हैं कि कहीं बाहर ये बात भारत के निकल के जाए ना। तो इसीलिए जातिवाद पे संवाद दरअसल हमारे देश में हर गली, हर मोहल्ले में, हर सड़क पे, हर क्षण, हर घंटे, हर पहर ये होते रहना चाहिए। हमको ये लगातार बोलते रहना है कि जातिवाद खराब है, और हमको इस ये जो कैंसर है, इससे हमको छुटकारा चाहिए देश के। ये है सर, मैं मुझे ऐसा लगता है वो चक्की का आटा हमारे ही देश का है, हमारे देश की मिट्टी जो है ना, ये 2500 साल से इसमें तार्किकता के बीज जो हैं वो। और मैं तो दुनिया का इतिहास पढ़ा हूं सर, हमारे देश की को एक्चुअली में इस बात पे गर्व होना चाहिए कि जिसे हम तर्क कहते हैं, एकदम ठीक ठीक मायनों में, कि सच की तलाश होनी चाहिए, और वो बिना सबूत के नहीं होना चाहिए। मैं कोई ऐसी चीज नहीं मानूं जो मुझे सिर्फ बताई गई है या मैंने कहीं पढ़ी है, खुद अपना दिया बन। ये हम सबको इस बात पे गर्व होना चाहिए कि वो जो बीज हैं वो इस देश में लगे हैं सर। तो मैं तो इस देश की बात कर रहा हूं ना, असल में मैं तो अपने देश की परंपरा की बात कर रहा हूँ, जो देश की यही तो हमारे देश की सीख है जो दुनिया लेके चली गई। तो मैं तो अपने देश की बात करता हूँ। जो जातिवाद की बात करता है वो देश की बात नहीं करता, वो देशद्रोह की बात करता है। बाबा साहब अम्बेडकर के और मेरे जीवन में आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जुबान में धार आ गई, जो कुछ थोड़ी सी एक इस बात को लेके हकलाहट थी कि भाई मैं बोलूं कैसे, और मेरे विचार किस तरह से इस ऐसे शेप करें कि मैं जब कभी जातिवाद के खिलाफ बात करूं तो वो इतने जो तथ्य हैं उससे वो तीर इतने ज्यादा विष बूझे रहे कि जब सामने वाले को लगे वो जवाब नहीं दे पाए। और मैं ऐसा मानता हूं भाई, आप इस सदी में आके आप एक्चुअली में किसी एथियस्ट से बात ही नहीं कर सकते। आज साइंस का जमाना है, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है, और सामाजिक न्याय हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो भारत में जो रेशनलिज्म है, दरअसल ये विदेश के रेशनलिज्म से थोड़ा सा अलग है। हम यहाँ पे दो मुहे राक्षस से लड़ाई कर रहे हैं, एक तो धर्म से भी कर रहे हैं, और दूसरा धर्म के नाम पे पनपे हुए जो जातिवाद है, जो ब्राह्मणवाद है, हम उससे भी कर रहे हैं। तो बाबा साहब बिल्कुल। अम्बेडकर और विज्ञान, ये दो चीजों की हमको जरूरत है। जी सर। बिल्कुल, बहुत, बहुत खूबसूरत। आपसे हम लोग एक आपका पोएम भी सुनेंगे, जो बड़ा खूबसूरत आप कहीं-कहीं पे एक पोएम सुनाते हैं और वो बड़ा दिलों को सुकून देता है, तो वो भी सुनेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ सुपर चैट्स जो हैं, वो आ रहे हैं, उसको देख लेते हैं। पब्लिक की बड़ी अच्छी-अच्छी प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं। और जेपी सम्यक जो हैं वो लिखते हैं, एक मंच पर आ जाएं जब भारत के सारे नास्तिक, तो कहाँ छुपेगा भारत का धार्मिक। दिल से जय भीम पैनल की महान विभूतियों को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जेपी सम्यक जी। और नारायण मंडलोई जो हैं वो लिखते हैं, एसजे सर नमो बुद्धाय, आप बुद्धा की हिस्टोरिकल जानकारी देते हैं, धन्यवाद। शुक्रिया आपका नारायण मंडलोई जी। बहुजन जर्नी यहाँ लिखते हैं, मुगलों की शान में अल्लाह उपनिषद, मुगलों द्वारा राम, सीता, राधा, कृष्ण और गाय के सिक्के, फिर आज क्यों हिंदू, मुस्लिम पीके समझ रखा है क्या एससी, एसटी, ओबीसी को। आज सभी भाइयों को जय भीम, जय भीम बहन जी को भी। बहुजन जर्नी जी शुक्रिया आपका, जो भी इन लोगों ने किया है। पर एक बात हमें ये बात समझनी होगी कि आज की डेट में समस्त जो बहुजन वर्ग हैं, उनको सही इतिहास से रूबरू कराना और उनको सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाना, इस पाखंड से, दलदल से बाहर निकालना। तो ये एक अल्टीमेट गोल होना ही चाहिए। और शुक्रिया आपका। नामदेव जुमड़े वो लिखते हैं, अमित सर जी एकदम सही जवाब। हाँ, बहुत खूबसूरत जवाब था उनका। और धम्म रत्ना यहाँ लिखते हैं, सच बोलने वालों को गालियों से हिम्मत मिलती है, आईएमआर। बिल्कुल, अगर वो गाली दे रहा है तो आप समझिए कि आप सही काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? ये तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ भी कहता है कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक जो जैसी गति में है उसी गति में चलते चलते रहता है। तो जब तक वो गाली नहीं दे रहा है तो आप मान के चलिए कि आपने कुछ काम ही नहीं किया। आप कुछ काम करेंगे और वो गाली नहीं दे रहा है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपके काम में कुछ खोट है, कुछ कमी रह गई है। सर इसमें समझ एक रहे हैं ना? चीज ये मैं जोड़ दूं क्या, हाँ, सॉरी हाँ, आपको ज़रूर, बीच। ज़रूर। नहीं, ज़रूर, हाँ, ज़रूर।
हाँ सर, दरअसल मुझे गालियों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो तारीफ है उनसे मैं अपने अहंकार को बढ़ने नहीं देता हूँ। मैं एकदम जो बीच का रास्ता है ना, मध्यम निकाय, मैं वो हूँ सर। विपස්සना करता हूँ मैं, इसलिए मैं अपने दिमाग में इस बात को हमेशा ख्याल रखता हूँ कि तारीफों से जिस दिन मैं खुश होऊंगा, इस तो वो जो गालियां हैं उससे मैं अगर पड़ेंगी मुझे तो मेरे अंदर दुख आएगा। जी सर, धम्मा रत्ना जी। हाँ, हाँ, धम्मरत्न जी, बहुत खूबसूरत। और इसके बाद से यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी यहाँ पे लिखते हैं, हम दलित, पिछड़ा, आदिवासी बोलकर पहले से डिवीज़न कर देते हैं। बाबा साहब का मूवमेंट आगे ले जाना है तो एससी, एसटी, ओबीसी को एक वन बहुजन अम्ब्रेला में लाएँ। बहुत खूबसूरत वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी जी, बहुत खूबसूरत भी सुझाव है कि अब हम सबको भी एससी, एसटी, ओबीसी छोड़ दीजिए, जहाँ पे हमें देना है, जहाँ पे जो क्राइटेरिया है वहाँ पे देना है दीजिए। अब हमें क्या कहना है आगे कि हम बहुजन हैं, एक अम्ब्रेला में आना ही होगा और कहीं पे भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी शब्द को भी साइड लाइन कीजिए। एक शब्द लेके आइए कि हम सब बहुजन हैं। एक अम्ब्रेला के ही नीचे आना है तभी जाके बात बनने वाली है। नहीं तो उसने तो वैसे ही डिवीज़न कर रखा है और हम लड़ाई भी डिवीज़न होके लड़ेंगे तो फिर डिवीज़न में ही रह जाएँगे। बहुत खूबसूरत आपकी बात है वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी जी। आप में से कोई प्रतिक्रिया देना चाहेगा इस पे? ओके, हाँ, शुक्रिया ये आपका। सही सही कहा है सर। सर। जी, जी, जी। हाँ, बिल्कुल, आज़ाद बहुत सही बोलिए। कहा बहुत वर्ल्ड ऑफ सही। मोरालिटी सर। हाँ। हुँ, हुँ। खूबसूरत। और फिर यहाँ पे एसके प्रकाश जी यहाँ लिखते हैं, एसके सर अभी अमित जी नया भगवान बनाए हैं जूजू भगवान। अच्छा जी, वो भी कहानी सुनेंगे हम लोग। हाँ, हाँ जूजू सर। भगवान की भी कहानी सुनेंगे। और जोसेफ मुर्मू जो हैं वो लिखते हैं, आज सभी भीमसेना एक एक साथ बहुत शानदार। ओके, शुक्रिया आपका जोसेफ जी। थैंक यू सर। और यहाँ पे डी सिंह लिखते हैं, लव यू ऑल माय रेशनल ब्रदर्स। हाँ, शुक्रिया आपका डी सिंह जी। सत्यमेव जयते यहाँ लिखते हैं, एसजे जी, नो वन हैज मोर चेंज्ड माय व्यू ऑफ द वर्ल्ड देन यू। थैंक यू फॉर स्प्रेडिंग द लाइट, नमो बुद्धाय। सत्यमेव जयते जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। तो आपको पहले से ही जब बता दिया गया है कि आपकी जाति छोटी है, अब वहां आप ना पहले से शक पका जाओगे। तो ये इनका तरीका था मोरालिटी को डाउन करने का। पर हम जो हैं इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब बहुजन कहिए, जाति छोड़िए, हटाइए, उखाड़ के फेंकिए जातियों को, नहीं चाहिए। और सीधे कहिए कि हम अम्बेडकराइट हैं, हम बहुजन हैं, सीधे कहिए, सिंबल ऑफ नॉलेज हैं, वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा जो जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया, वो आप सीधे अपने को कहिए ना, तब आप जाके अपनी उस प्रेस्टीज को लेकर आ पाएँगे। तो शुक्रिया आपका सेकुलर ह्यूमनिस्ट जी। और फिर यहाँ पे नवीन 2100 यहाँ लिखते हैं, सो हैप्पी टू सी यू ऑल टुगेदर, नन ऑफ द टुनिस विल डेयर टू डिबेट टुडे। कुछ लोगों की तो नींद ही नहीं आएगी। शुक्रिया आपका नवीन जी। जी, मुझे तो देखें सर, मेरा जब भी डिबेट होता है, तो मेरा हमेशा यही उद्देश्य रहता है कि इस डिबेट के बहाने जो मैसेज है वो श्रोतागण तक पहुँच जाए और उसमें से अगर एक भी बहुजन का मैं अगर वे ऑफ थिंकिंग चेंज कर पाता हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी जीत होगी। तो मेरे लिए तो हमेशा जो बहुजनों को रैशनल बनाना है, यही मेरा पहले से ही नंबर 1 एम रहा है। डिबेट्स तो बस एक ज़रिया है, जिससे जो बहुजन है, वो समझें और देखें कि रियलिटी क्या है। ये मेरा मेन एम है सर और मुझे बहुत बहुजनों को रैशनल बनाने में मुझे बहुत खुशी होती है। जी सर। बहुत बहुत खूबसूरत। मूक नायिका जी, मैं चाहूँगा सभी साथी थोड़ा-थोड़ा करके ही उत्तर देंगे क्योंकि सबको उत्तर देना है इसका। तो मूक नायिका जी, ओके, डॉक्टर मूक नायिका। जी। ओके, हाँ, मेन एम देखिए जो आइज़ैक न्यूटन जी ने कहा मेन एम तो यही रहता है कि अपने साथी, अपने बहुजन साथी तो कम से कम रैशनल हो जाएँ। अगर रैशनल होंगे तो पैसे की, मैं आर्थिक बचत की बात कह रही हूँ कि आर्थिक बचत बहुत होती है जो औरतें अधिकतर इस पूजा-पाठ कर्मकांड में कर देती हैं। तो मेन एम तो सबको ये है कि हाँ, कोई बहुजन है जो वो रैशनल बन जाए। परंतु अगर साथ के साथ कोई टुन्नी आता है और देखने में तो बहुत मज़ा आता है डिबेट, आप लोग के साथ जब डिबेट होती है, बहुत ही एंटरटेनिंग होती, बहुत अच्छा लगता है जब वो हारते, उसको देखते हैं, उसको स्पीचलेस होते देखते हैं। और अगर साथ के साथ ये बोनस में टुन्नी रैशनल हो जाए, तो ये बोनस पॉइंट है। सर मैं बस इतना कहना चाहूँगी। वो भी ओके, अगर हो जाए शुक्रिया। तो अच्छा ही है। जी, जी, जी। शुक्रिया, शुक्रिया। रियलिस्ट आज़ाद, द रियलिस्ट आज़ाद। जी। जी सर, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और इसका मैं चाहूँगा थोड़ा-सा डिटेल में जवाब दूँ 2-3 मिनट लेके। देखिए जितने भी हमारे साथी हैं वैसे वो सभी जानते हैं कि हमारा मेन उद्देश्य है वो बहुजन समाज को रैशनल बनाना ही है। लेकिन आप सभी को भी एक चीज़ समझना चाहिए कि जब भी हम कोई भी यहाँ पर प्रेज़ेंटेशन रखते हैं,
तो आप देखेंगे कि जो व्यूअरशिप होती है कंपैरेटिवली जब किसी से हम डिबेट कर रहे होते तब ज्यादा होती है, और पीक भी तभी रहता है जब हम सिर्फ प्रेजेंटेशन कर रहे होते। तो कितनी ही जानकारी हम आपको कितना भी मेहनत करके रिसर्च करके लाएं, लेकिन फिर भी उसको उतना नहीं सुनना चाहते। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए कि आज पता है कितना एडवांस टेक्नोलॉजी का दौर है, और यहाँ पर एंटरटेनमेंट के कितने सारे साधन हैं। तो आप सोचिएगा कि कौन आपकी जो मतलब ज्यादा नॉलेज वाली बातें सुनना चाहेगा। तो जो नॉलेज वाली बातें अगर वो डिबेट के थ्रू जाती हैं तो उसकी रीच बहुत वाइडर होती है, जबकि अगर वो सिर्फ प्रेजेंटेशन के फॉर्म में है तो उसकी रीच उतनी वाइडर नहीं जाती है। तो हमारा अल्टीमेट जो उद्देश्य है वो यही है कि बहुजन समाज रैशनल हो, लेकिन डिबेट्स के थ्रू लोगों को ज्यादा एंटरटेनमेंट मिलता है, उनको ज्यादा जानकारी भी होती है, और वो चीजें एक कहानी के रूप में भी, मतलब उनको ऐसा लगता है कि जैसे डिबेट में कोई क्वेश्चन आया, उन्होंने जो सामने वाला जो टुन्नी है उसने क्वेश्चन रेज किया और हम लोग उस पर डिबेट कर रहे हैं, तो बहुत सारी फैक्ट्स निकलते हैं। तो लोगों को ये लगता है, उनके बहुत सारे जो कंफ्यूजन है वो भी दूर होते हैं, क्योंकि जब एक व्यक्ति धार्मिक होता है तो उसके भी कुछ वैसे ही सवाल होते हैं, चाहे वो किसी भी मतलब किसी भी धर्म से आता हो। तो उनको तब ज्यादा चीजें सीखने को मिलती हैं, जो देखने वाले होते हैं हमारे दर्शक साथी, जो जब तक रैशनल नहीं बने, तो उन्हें उसमें बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट मिलता है डिबेट्स में। और वो डिबेट्स को देख देख के ही मैंने जो अपने ऑब्जर्वेशंस देखे हैं, लोग आके ये कहते हैं कि पहले वो डिबेट सुनते हैं और डिबेट्स में देखते हैं, उनको अच्छा लगता है कि हाँ यार ऐसे लोग भी हैं कि जो भगवान पर, ईश्वर पर या धर्म ग्रंथों पर सवाल खड़ा करते हैं, और ऐसे लोग भी होते हैं जो डिफेंड करते हैं। और जब कोई डिफेंड करने आता है और वो अपने धर्म को सही से डिफेंड नहीं कर पाता है, तब जाके लोगों की मेंटेलिटी बदलती है कि ऐसे भी लोग हैं। तो अल्टीमेट उद्देश्य वही है, लेकिन मेन जो डिबेट्स के थ्रू हमारी रीच बहुत वाइडर होती है, और उससे ज्यादा हम लोगों तक अपनी आवाज को पहुंचा पाते हैं, और ज्यादा लोगों को मतलब जो हम अपनी आवाज पहुंचाकर ज्यादा लोगों को टारगेट कर पाते हैं रैशनलिज्म की तरफ। तो ये हुँ, सर मेरा हुँ। उत्तर है जी। बहुत बहुत खूबसूरत। और अमित जी से हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आपका क्या उद्देश्य रहता है? हाँ, जी। और रियलिस्ट आजाद ने जो कहा सर, मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन मैं जो अपने बहुजन लोग हैं, मैं उनसे ही बात करना ज्यादा पसंद करूंगा सर। मतलब अगर मेरे पास एक चॉइस है ना, हुँ, हुँ, हुँ। अगर और वो मैं भी कुछ अपना ऐसी बता देता हूँ। बातें पूछता हूँ, हाँ, जी हाँ। जी सर, सॉरी जी, नहीं, नहीं, बताइए आप। बोलिए, बोलिए। मतलब वो कुछ ऐसी मेरे से बातें पूछते हैं जो थोड़ा ज्ञान की रहती, तो मतलब जो मेरी स्टडी है वो कहीं काम आने लगती है, वो अंदर से निकलने लगता है। तो वैसे रियलिस्ट आजाद की बात भी सही है, मैं उससे एग्री हुँ। करता हूँ, लेकिन मैं पर्सनल लेवल पे, आजाद इस बात को जानता भी है, मैं पर्सनल लेवल पे अपने जो लोग हैं, जब वो मेरे से आके कुछ साइंटिफिक क्वेश्चन या किसी और के क्वेश्चन पूछते हैं, तो मतलब मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। हुँ, हुँ। ओके। मैं भी इसमें अपने पॉइंट्स कुछ जोड़ देता हूँ शामलावी जी। देखें, कभी भी जब डिबेट शुरू होती है, तो यहाँ जितने भी मेंबर होंगे, इसमें से किसी भी व्यक्ति के मन में ये कभी नहीं चल रहा होता है कि हमको इससे डिबेट जीतना है। दरअसल वहाँ पे ये बात चल रही होती है कि ये सामने वाला जो प्रश्न रखेगा, हमको उसका जवाब देना है, और ये सही है या गलत है, ये चीज़ें उसमें से सामने आनी चाहिए। कंक्लूज़न पर हम ध्यान देते हैं कि उसमें वो जो बता रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है या ये झूठ बोल रहा है, या कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फेसबुक में जो प्रचार किया गया है वो चीज़ें तो ये नहीं प्रचार कर रहा। तो ये मेन फ़ोकस रहता है। होता क्या है, अल्टीमेटली जब डिबेट खत्म हो जाती है, तो रिज़ल्ट ये निकल के आता है कि ये वो लोग ही डिबेट करने आते हैं जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं। जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं, दरअसल वो यहाँ पे आते हैं फिर से ही अपनी फेक न्यूज़ फैलाने के लिए, और इसीलिए वो बुरी तरह डिबंक होके जाते हैं। पब्लिक जो है, वो डिबेट क्यों पसंद करती है? ये तो अभी तक सब लोग जान चुके हैं कि जब डिबेट्स होती हैं, तब लोगों की वॉचिंग भी बढ़ती है और वो वीडियोज़ भी अच्छे जाते हैं, व्यूज़ भी अच्छे मिलते हैं, लोग डिबेट देखना भी। इसका कारण ये नहीं है कि डिबेट बहुत अच्छा हो रहा है इसीलिए लोग देखते हैं। दरअसल हमारे भारत के ना खून में ही डिबेट है। बुद्धा के समय से ही डिबेट जो शुरू हुआ है, वो पीढ़ी इतनी आगे बढ़ी कि जब मीनांडर ईसा से 100 150 साल पहले भारत में जब मीनांडर आ रहा है और नागसेन से वो डिबेट कर रहा है। सोचिए, मतलब वो डिबेट करके बुद्धिस्ट बन रहा है। तो ये परंपरा डिबेट की आज की अभी कोई नई बात नहीं है। हमारे इतिहास की है कि डिबेट करके मीनांडर अपने पूरे सैनिकों के साथ बुद्धिस्ट बन गया था। हम आगे बढ़ते हैं, तो जैसे-जैसे आगे आप अंग्रेजों के समय 1873 में गुलामगिरी लिखते हैं ज्योतिराव फुले जी। अब ज़रा सोचिए, प्रश्न और उत्तर के माध्यम से लिख रहे हैं। मतलब एक एक क्वेश्चन हो रहा है घोंडीराम का और फुले जी उसका जवाब दे रहे हैं। प्रश्न उत्तर यही शैली तो वहाँ पे भी है, नागसेन और मिलिंद पे। यही शैली तो
आप देखिए बुधा और उनके जो प्रतिरोधी आ रहे थे वही हैं। तो ये हम भारतीयों के ना खून में ही है कि लोग इसी से सीखते ही आए हैं और बहुत आसान है कि यहाँ पे जब आप किताब खोलते हैं तो जो व्यक्ति जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, मान लेते हैं जिन्होंने 12th छोड़ दिया है, जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद छोड़ दिया, पढ़ना नहीं चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, अपना कुछ बिज़नेस करना चाहते हैं, उनको किताब खोल के दिखाइएगा, तो उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा। कोई एक एजुकेशन लेके और फिर एजुकेशन में नहीं जाना चाहता है। इसीलिए फ़िल्में ज़्यादा चलती हैं क्योंकि वो उनको पढ़ाने की बात नहीं बल्कि विजुअल के माध्यम से उनको शिक्षाएँ देने के प्रयास करती हैं, अपना मैसेज। तो डिबेट भी एक मैसेज डिलीवर करने का तरीका है और इसीलिए लोगों को ये चीज़ पसंद आती है। तो चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग बैक स्टेज पे ही बात करते हैं। एक्चुअली में जब मैं किसी टुन्नी से बात कर रहा हूँ ना, तो आप लोगों के सामने में वो सारी चीज ये आती है कि मैं उसके साथ में मजाक कर रहा हूँ, है ना, मैं बड़ा लाइट मूड में हूँ। एक्चुअली में मैं अंदर से बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ रहता हूँ उस टुन्नी से। मतलब मैं पार्टिकल फिजिक्स सर पढ़ के आ रहा हूँ और इसका बंदर सूरज खा रहा है, बोल रहा है, बताइए एसजे सर। मतलब ये, तो मैं एक्चुअली में मैं आपको, और मैं जितना ज्यादा उससे चिढ़ते चले जाता हूँ ना, उतना ज्यादा मेरी जो बातें हैं ना वो लाइट होती चली जाती हैं। हुँ, हुँ। तो आप भी ऐसे ही कीजिए, किसी टुन्नी वगैरह से जब कभी बात करेंगे ना, तो वो कितने भी ज्ञान की बात करे, एक और मैं आपको सीक्रेट बता देता हूँ, याद रखिए, एथियस्ट से जीतना मुश्किल काम हो चुका है, बहुत ही, मतलब इम्पॉसिबल है। तो जब भी कभी कोई टुन्नी आपके साथ में बड़ा डिबेट करे ना, एक चीज हमेशा याद कर रखना, ये अपने दिमाग में मानता है कि इसका बंदर सूरज खाता है। जी। हुँ, हुँ। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। एक बंदा तो आया था एक बार अपने पीएचडी होल्डर बता रहा था और वो बंदा क्या कह रहा है कि साँप जो है, नाग जो है, वो धरती के भीतर घुसा और अपने फन पे टिका लिया। साइंटिफिकली प्रूफ कर अब रहा। तो बताइए सर ये जी। क्या बात है और सर! वो अपने को हाँ, धरती के भीतर और घुस गए। और वो क्या कह रहा है कि महाभारत जो है उसकी किताब खोलो मैं दिखाऊँगा, मैंने किताब खोला इतनी बुरी तरह एक्सपोज़ होके भागा। लेकिन ज़रा सोचिए ऐसे-ऐसे लड़के जो हैं, जो अपने को पीएचडी होल्डर बताते हैं और वो बाकायदे आके ऐसे-ऐसे क्लेम करते हैं। ज़रा सोचिए यहाँ तो वो एक्सपोज़ हो गया क्योंकि हम लोग सच्चाई जानते हैं। उन जगहों पर जहाँ सोचिए जहाँ पे कोई ये सोच ले कि अच्छा ये पीएचडी किया है, हाइली एजुकेटेड है, पोस्ट ग्रेजुएट है और जहाँ उसके सामने थोड़ा कम पढ़े-लिखे लोग हों, वो तो उनको तो कुछ भी डिस्टैट बना के ये बेवकूफ़ बनाते आए हैं। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। अच्छा, शुक्रिया आपका सत्यमेव जयते जी और फिर यहाँ पे नेचर एंड मी जो हैं वो लिखते हैं, आप सब लोगों को एक साथ देखकर बहुत खुशी हो रही है। आप सबको जोहार, जय भीम। हाँ जी, नेचर एंड मी जी, थैंक यू आपको इस चीज़ के लिए। तो मैंने जैसा कि बताया था कि हमारे कई साथी और भी आएँगे और भी 2 साथी आ गए हैं, उनको भी मैं जोड़ लेता हूँ और फिर हम लोग अमित जी से पोएम भी सुनेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पे अर्जक संघ ऑफ़िशियल आए हुए हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका अर्जक संघ ऑफ़िशियल टीवी जी। ह्यूमन विद साइंस भी जुड़े हैं। जी, जी अर्जक संघ जी, बताएँ। जी सबसे पहले सभी पैनलिस्ट हमारे और जितने भी साथी देख रहे हैं सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय अर्जक। और मैं थोड़ा लेट जुड़ा हूँ, बाहर था और मैं चाहूँगा कि अभी हम सुने ताकि फिर मैं अपनी प्रतिक्रिया दे सकूँ। ओके, ओके, ग्रेट। वेलकम ह्यूमन विद साइंस आपका। ओह हेलो हेलो सर, कैसे हैं आप? हाँ जी, बढ़िया है। जय भीम सर, साइंस जर्नी जी, रियलिस्ट आज़ाद, डॉक्टर मूक नाइक, अर्जक संघ, अमित तिवारी, आइज़ैक न्यूटन एंड जय आपकी भीम पूरी सर। जय सभी भीम साथियों सर। को, जय भीम। रैशनल वर्ल्ड के जितने भी साथी यहाँ पे जुड़े हैं, सभी को जय भीम, गुड इवनिंग, नमस्कार। जी सर। हाँ, बहुत बहुत खूबसूरत। चलें सबसे पहले हम पोएम सुन लेते हैं अमित जी से, फिर हम जो साथी आए हैं इन लोगों से भी हमारे इनके लिए भी कुछ-कुछ प्रश्न हैं, वो भी प्रश्न हम लेंगे। जी, अमित जी। अच्छा सर, मैं अपनी बात रखूं मगर इसके पहले मैं दो शब्द आपके लिए कहना चाहता हूं, और जो हमारे सुनने वाले हैं ये उनके लिए भी जानना बहुत जरूरी है। भाई साइंस जर्नी सर, मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो पूरा हमारा काम चल रहा है यूट्यूब वगैरह पे, तो उसमें सभी को जोड़ के रखने का काम साइंस जर्नी सर ने किया है सर।
और इसके लिए सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं मतलब हम जब भी कभी ये बात करते हैं तो हमने हमेशा ये बात की है कि आपने कभी भी किसी की सहायता के लिए मना नहीं किया सर। जिसने मतलब मैं खुद इसका एक सबूत हूँ। एक बार मैंने आपको कहा था और बिल्कुल आपने पूरे खुल के मतलब जितनी ज़्यादा हो सके आपने मेरी सहायता करी है सर। तो इसके लिए सर बहुत-बहुत धन्यवाद। मतलब मैं मानता हूँ ऐसा कि आपका काम जो है वो इतना अच्छा है और इसीलिए वो मैं देखा हूँ कि साईं जर्नी सर के जो फैन बेस है ना वो एक अलग ही है सर। यानी हम तो सीखते हैं सर आपसे कि किस तरह से चैनल को चलाना और किस तरह से अपनी बातों को रखना। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद साईं जर्नी सर। अमित जी आप जो है मुझे बैक स्टेज मुझे इतना खुश मत होने दीजिए। मुझे अभी बहुत काम करना है, बहुत काम करना है। हम सबको बहुत काम करना है नहीं, हम बेसिकली आपका हाथ और ये मजबूत आपका करेंगे सर। इंजन के जैसे हाँ। आप आगे चलते रहो, हम लोग जो डब्बे हैं उसके पीछे-पीछे आपके वैसे चलते रहेंगे आप। अच्छा मैं 4 लाइनें यहाँ जितने भी पैनल के मेंबर्स बैठे हुए हैं और हम सभी जानते हैं कि इन सभी का काम बहुत बड़ा है और काफ़ी लंबे समय तक ये काम कर रहे हैं। इन्होंने अपनी बातों से ये सिद्ध किया है कि भई जो तार्किक बातें हैं वो कैसे रखी जाती हैं और अपनी तर्क शक्ति से इन्होंने ये दिखाया है कि अगर आपके पास में सच है तो आप कभी भी हार नहीं सकते। तो मैं इनकी तरफ से मैं 4 लाइनें हमारे जितने दोस्त हैं जो सुन रहे हैं मैं ये कहना चाहूँगा उनके लिए और जब मैं ये कहूँगा जब भी कभी ये शब्द आएगा मैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप ये पैनल के सारे मेंबर्स के लिए है और मैं बिल्कुल इस बात को पूरी तरह से मानता हूँ कि इन सारे लोगों का काम जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा जाता है। तो अब मैं सूरज को नहीं डूबने दूँगा। अब मैं सूरज को नहीं डूबने दूँगा। देखो मैंने कंधे चौड़े कर लिए हैं। अगर आप में से कई मैं देखा हूँ कि साथी आके बोलते रहते हैं कि सर हम ये काम को कैसे करेंगे? ये जो रेशनल मूवमेंट है ये आगे कैसे चलेगा? और क्या जातिवाद सच में खत्म होगा कि नहीं होगा? तो मैं बिल्कुल वही बात आज आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये जितने पैनल के मेंबर्स बैठे हैं ये हमेशा दिए के जैसे जलते रहेंगे और मैं मानता हूँ कि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों नहीं हो, बस एक दिया जो है वो काफ़ी होता है और ये तो मशाल है अपने आप में। तो अब मैं सूरज को नहीं डूबने दूँगा, देखो मैंने कंधे चौड़े कर लिए हैं। मुट्ठियाँ मजबूत कर ली हैं और ढलान पर एड़ियाँ जमाकर खड़ा होना मैंने सीख लिया है। घबराओ मत, मैं क्षितिज पर जा रहा हूँ। सूरज ठीक जब पहाड़ी से लुढ़कने लगेगा मैं कंधे अड़ा दूँगा। देखना वो वहीं ठहरा होगा। अब मैं सूरज को नहीं डूबने दूँगा। मैंने सुना है उसके रथ में तुम हो, तुम्हें मैं उतार लाना चाहता हूँ। तुम जो स्वाधीनता की प्रतिमा हो, तुम जो साहस की मूर्ति हो, तुम जो धरती का सुख हो, तुम जो कालातीत प्यार हो, तुम जो मेरी धमनी का प्रवाह हो, तुम जो मेरी चेतना का विस्तार हो, तुम्हें मैं उस रथ से उतार लाना चाहता हूँ। रथ के घोड़े चाहे आग उगलते रहें, अब पहिए टस से मस नहीं होंगे। मैंने अपने कंधे चौड़े कर लिए हैं। कौन रोकेगा तुम्हें? मैंने धरती बड़ी कर ली है। अन्न की सुनहरी बालियों से मैं तुम्हें सजाऊंगा। मैंने सीना खोल लिया है। प्यार के गीतों में मैं तुम्हें गाऊंगा। मैंने दृष्टि बड़ी कर ली है। हर आंखों में तुम्हें सपनों सा फहराऊंगा। अरे सूरज जाएगा भी तो कहाँ, उसे यहीं रहना होगा। यहीं हमारी सांसों में, हमारी रगों में, हमारे संकल्पों में, हमारे रत जगों में। तुम उदास मत होना, अब मैं किसी सूरज को कभी डूबने नहीं दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जितने पैनल मेंबर्स बैठे हैं और हमारे बाद भी कई लोग आएंगे ना, तो तार्किकता कभी रुकती नहीं है। 2500 साल पहले एक व्यक्ति ने जो चीज चालू करी थी, मैं ये मानता हूं विज्ञान के भरोसे आज हम यहाँ तक उनकी बदौलत पहुंचे हैं। तो ये चीज आगे भी चलती रहेगी। मैं मानता हूं कि अगर हम मशाल हैं तो सूरज के जैसे कई हमारे जो साथी हैं, आने वाली जनरेशन है वो आएगी और ये जो जातिवाद का कैंसर है, ये जो धार्मिक उन्माद है लोगों के अंदर, ब्राह्मणवाद है, इससे छुटकारा जरूर पाएंगे। जी सर, थैंक यू। बहुत खूबसूरत आपकी कविताएँ जो हैं दिलों को छू लेती हैं। बहुत खूबसूरत।